नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बात। सेंसेक्स और निफ्टी में ऊपरी स्तरों से हमने आज गिरावट आते हुए देखी है, लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो वहां उल्टा है। निचले स्तरों से सपोर्ट लिया है और टिकने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह आगे हम आपको बताएंगे चार्ट पे, लेकिन छोटे मझोले शेयरों में ओवरऑल खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है। तो बाजार में थोड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिखने लगा है। रियल एस्टेट शेयरों में तेजी बरकरार है अभी। और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, अगली सीरीज की तैयारी। इस सीरीज में अब पोजीशन बननी थोड़ी सी कम हो गई है, इसलिए अगली सीरीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो एक बार उस पर नजर डालनी चाहिए आपको। मई सीरीज में 9000 के पुट पे जमकर राइटिंग हो रही है और 9400 के कॉल, ये सबसे पॉपुलर स्ट्राइक्स हैं अभी। अब एक हफ्ता ही बाकी है। देखिए, अगले गुरुवार को एक्सपायरी होगी और धीरे धीरे अब एक्शन अगली सीरीज में बनता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल ये रेंज है, आगे देखते हैं एक्सपायरी तक इस रेंज में किस तरह के बदलाव होते हैं और उनको समझते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बाजार हरे निशान में है। आज दिन भर 55 अंक ऊपर है इस वक्त सेंसेक्स। निफ्टी में मजबूती है 20 अंकों के आसपास की। कल का हाई था 9120। लगभग आज पूरा दिन निफ्टी ने कल के हाईस के आसपास या इसके ऊपर बिताया है, तो ये एक अच्छा संकेत है। 9100 के लेवल को तोड़ा नहीं तो साइकोलॉजिकली जो एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, हमने उसे तोड़ा नहीं तो दो अच्छे लेवल होल्ड होते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर। मिड कैप इंडेक्स में शानदार खरीदारी है, स्मॉल कैप शेयरों में शानदार खरीदारी है। 0.1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स आपको नजर आएगा। छोटे शेयरों में भी बड़ा उछाल है और यही वजह कि आप देख सकते हैं बढ़ने वाली शेयर 1200 है, कमजोर शेयरों की तादाद 500 के आसपास। और बैंक निफ्टी, इसने भी आज बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान दिखाया। प्राइवेट सेक्टर बैंक की कमजोरी का असर तो पड़ा है बैंक निफ्टी पर, लेकिन 21,400 जिसे बेहद अहम लेवल माना जा रहा है उसे होल्ड करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी भी। और बैंक निफ्टी में देखिए 48 पॉइंट नीचे है इस वक्त बैंक निफ्टी। स्पोर्ट में आप देखेंगे अब 42 पॉइंट के आसपास नीचे दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में देखेंगे तो 95 अंक नीचे, यानी कि फ्यूचर्स में ज्यादा कमजोर हुआ है, कैश में कमजोरी कम है। ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहां पर नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे आगे। फिलहाल आपको बताते हैं इस शो में और कहां होगी हमारी नजर। एनपीए पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। अब पीएसयू बैंक शेयरों में क्या राय होनी चाहिए, रणनीति जानेंगे जानकारों से। 28 तारीख से एफएनओ में शामिल होंगे 16 नए शेयर, क्या करना चाहिए इन शेयरों में, ये भी पूछेंगे एक्सपर्ट से। इसके अलावा कल आएंगे एसीसी और एचडीएफसी बैंक के नतीजे, आपको बताएंगे सीएनबीसी आवास का पोल। इसके अलावा रोज की तरह आज कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट, अब से कुछ ही देर में 3 बजे निफ्टी कॉल्स और 3:15 बजे बीटीएसटी या एसटीबीटी। ओके, तो ये सब कुछ होगा आज के शो में, लेकिन शुरुआत करते हैं उन स्टॉक्स के साथ जो आज के स्टार्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, तेजी और मंदी दोनों ही तरफ। पहले मजबूत शेयरों की बात करें। ग्रासिम, बैंक ऑफ बड़ौदा, आइबुल हाउसिंग फाइनेंस और एचडीएफसी, ये हैं 4 वो दिग्गज निफ्टी का हिस्सा जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी होती दिख रही है। और दबाव है प्राइवेट बैंक से। यस बैंक के कमजोर नतीजे के बाद वहां तो मार पड़ी है। आईसीआईसीआई बैंक भी इसके चलते नीचे, आईओसी और टाटा पावर भी थोड़े कमजोर आपको नजर आएंगे आज के सेशन में। लेकिन जिन शेयरों में बड़ी एक्शन दिख रही है, एविएशन स्टॉक्स में स्पाइस जेट, अब 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री रीजनल कनेक्टिविटी वाली स्कीम है उड़ान, उसका उद्घाटन करेंगे, उससे पहले ये शेयर भागता हुआ। इंडिया सीमेंट, फिलिप कैपिटल की दमदार रिपोर्ट, 450 रुपए का लक्ष्य, स्टॉक भागता हुआ तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। सन टीवी पर सीएलएसए और क्रेडिट स्विस दोनों बुलिश, 1000 रुपए के लक्ष्य, स्टॉक की प्राइस में साफ तौर पर दिख रहा है 5% का उछाल। जेन इरिगेशन के लिए कल का दिन बेहतरीन खबरों का सिलसिला, अच्छी खबरों का सिलसिला बरकरार है। आज फिर से तेजी दिखाता हुआ जेन इरिगेशन का शेयर 4-5% ऊपर है। और शोभा डेवलपर्स, एस्ट्रा माइक्रो, ये कुछ और शेयर हैं जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इनके अलावा जय भारत मारुति दमदार नतीजे के बाद तेजी में है। मंगलम ड्रग्स, भूषण स्टील, रेडिको, खेतान हार्डवेयर, खेतान ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 10% की बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है यहाँ पर। और ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये भी है मजबूत। जैसा कि मैंने कहा एविएशन स्टॉक्स में तेजी का रुझान है, तो स्पाइस के अलावा जेट, इंटरग्लोब, सब के सब बड़ी उड़ान भरते हुए। सीमेंट शेयरों में जबरदस्त मजबूती है। इंडिया सीमेंट ने लीड किया है और ग्रासिम भी खबरों में। मंगलम सीमेंट तीसरा स्टॉक है जो आज हमारी लिस्ट में दिख रहा है। मजबूत शेयरों के तौर पर यहां भी खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन कुछ कमजोर शेयर, ट्री हाउस बड़े दिनों बाद कमजोरी की तरफ रुझान आता हुआ दिख रहा है। कॉनकोर, आईआरबी इंफ्रा, जी हां कल अच्छी तेजी के बाद ये वायदा कारोबार के बैन में आ गया, आज तेजी की पोजीशन थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। और कामत होटल्स ने भी कल बड़ा एक्शन दिखाया, आज मुनाफा वसूली का जोर यहां पर नजर आ रहा है, 2.5% कमजोर। तो ये स्टॉक्स आज एक्शन में। रहिए चार्ट पे नजर डालते हैं और सबसे पहले नजर होगी निफ्टी पे, जहां हम देख रहे हैं कि एक गिरावट का रुख जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है वो बरकरार है। आज के दिन भी अगर आप देखें, आज के दिन का पूरा कारोबार, तो ये आप देख सकते हैं। हमने आज यहां पर शुरुआत में खरीदारी देखी और
दिन के ऊपरी स्तरों पर आप ये जो ऊपर से आती हुई लकीर देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए इसके ऊपर ही ये 10-10 मिनट के चार्ट हैं और सिर्फ एक बार आप इसके ऊपर निकलकर बंद हो पाए, उसके बाद इसके नीचे ही अटके हुए हैं। तो डेली चार्ट्स पे, इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर इनफैक्ट कहना चाहिए, जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो होल्ड हुआ है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहां पर जो रुकावट है असली, वो तो दरअसल डेली चार्ट्स पे आपको नजर आएगी। और ये इस समय आपके सामने निफ्टी है, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, बॉलिंगर बैंड कहते हैं इसको। और इसमें एक खास बात आप देख सकते हैं कि बॉलिंगर बैंड में एक बुलिश जोन होता है और एक बेरिश होता है, एक तेजी का और एक मंदी का। अब ये देखिए ऊपर का जो है, ये तेजी वाला जो जोन है, उसमें ये स्टॉक लगातार बना हुआ था, पिछले 4 दिनों में इसके नीचे आया है। लेकिन इसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये दिसंबर में इसके ऊपर निकला था, तो दिसंबर से लेकर पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च और अब तक अप्रैल में ये बुलिश जोन में ही था। पहली बार है कि पिछले 4 दिनों से, यानी सिर्फ इसी हफ्ते में इसके नीचे आया है और टिका हुआ है। और अब अगर आप इसको करीब से देखें तो आप देखेंगे कि इसके ये जो मिड पॉइंट है, इसी पर आज हमने रेजिस्टेंस लिया है। तो ऊपर की तरफ 9150 बहुत ही अहम रुकावट इस वजह से है क्योंकि इस बैंड के बेयर जोन में हम आ गए हैं और अगर इसी में बने रहते हैं तो शायद आगे दबाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर 9150 के ऊपर निकल जाए तो ये गिरावट पूरी हो गई, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इस लेवल की काफी ज्यादा अहमियत इसी वजह से है और आज हम वहीं अटकते हुए नजर आए हैं। लेकिन निफ्टी बैंक देखिए, यहां पे तस्वीर उल्टी है। ये दरअसल मिड पॉइंट पे ही सपोर्ट लेकर बाजार ऊपर गया है। आज जो 21,400 का लेवल काफी अहम था, वहां पर हमने इसको अटकते हुए देखा है और वहीं से बाजार टिका है। यानी ये इंटरेस्टिंगली सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल यही बैंड। और ये हम आपको एक अपवर्ड चैनल तो दिखाई रहे थे इंसिडेंटली, उस पर भी हमें सपोर्ट मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो जो आज आप उल्टी चाल देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसके पीछे दरअसल ये स्ट्रक्चर काफी हद तक जिम्मेदार है। एक स्टॉक जिस पर आज हम नजर डालेंगे और वहां पर काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आ रहे हैं, वो है शिपिंग सेक्टर की कंपनी जी शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग जिसको हम कहते हैं। और शिपिंग स्टॉक्स में कल भी हमने एक कार्यक्रम में चर्चा की थी कि काफी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये वीकली चार्ट है आपके सामने और ये देखिए इस हफ्ते का चार्ट, पिछले 2 हफ्ते हमने कंसोलिडेशन देखा है और उसके बाद ये बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई दी है। लेकिन ये जो आप लकीर देख रहे हैं ये इसलिए अहम है क्योंकि नवंबर 2015 का जो पिछला स्विंग हाई था, उसके पहले हम निकले हैं। तो ये रेजिस्टेंस हमने पार किया, कंसोलिडेट किया और इस हफ्ते लगातार अच्छी खरीदारी हुई है। एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडल आपको बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस लेवल पर पहले भी रेजिस्टेंस रहा था और ये ब्रेकआउट काफी अहम इसी लिहाज से बनता है। और इस वक्त यानी अब जो आप हाई बनते हुए देख रहे हैं वो भी काफी अहम है। और आज जो हमने 466 या 467 के करीब जो पिछला हाई था उसको पार किया है, 471, 472 के नए हाईज बनते हुए भी नजर आए हैं। और ये जो इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट है अब इस लेवल पर या किसी भी गिरावट में जो 420 के लेवल तक अगर आपको मौका मिलता है तो ये एक खरीदारी का मौका होगा। और ये कहां तक जा सकता है अगर आप ये देखें तो अगला जो यहां पे स्विंग हाई हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है वो करीब 540 का बनता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है फिलहाल सारे शिपिंग स्टॉक्स में जहां पर काफी स्ट्रेंथ नजर आती है। लेकिन आज ब्रॉड मार्केट की तस्वीर पर नजर डालिए, हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर क्या कह रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में ऊपरी स्तरों से गिरावट भले ही आई हो, लेकिन हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर 60 की रीडिंग दिखा रहा है, यानी काफी मजबूत। कल के 55 के मुकाबले में भी बेहतर, इनफैक्ट पिछले हफ्ते के मुकाबले भी बेहतर है। ओके, तो फियर एंड ग्रीड मीटर में चौतरफा खरीदारी जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में होती दिख रही है उसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहां पर मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। सीमेंट शेयरों पर राय ली जाए जो बेहद मजबूत है, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, लॉन्ग या शॉर्ट। राकेश बंसल हमारे साथ हैं बताने के लिए सीमेंट शेयरों में क्या खरीदेंगे। राकेश बताइए। देखिए अनिल जी, इंडिया सीमेंट का जिसका आपने जिक्र करा, काफी बड़ा अपमूव कल भी देखने को मिला था और स्टॉक बड़ा एक ब्रेकआउट के बाद मूव ले जा चुका है। किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए, एल्स नहीं तो गिरावट पे बाई करना चाहिए। ग्रासिम में ब्रेकआउट आज ही के दिन देखने को मिल रहा है और स्टॉक को इन स्तरों पे बाई किया जा सकता है। और अगर मार्केट की करेक्शन में स्टॉक 1110, 1115 के अराउंड मिलता है तो वो बेहतरीन स्तर होंगे। इन स्तरों पे तो अनिल जी ग्रासिम टॉप पिक होगा, फॉलोड बाय एसीसी जहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है बट फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली है।
एसीसी को भी बाय किया जा सकता है 1175 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें भी 40-50 रुपीज का अप मूव एसीसी में भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो तमाम सीमेंट शेयर है मजबूत और यहाँ पर अब भी मौका आपके लिए खरीदारी का बन सकता है, ये मानना है राकेश का। तो यहाँ पर तेजी करके चलें। इंडिया सीमेंट आज अच्छा मजबूती का एक्शन दिखा रहा है और साथ ही मजबूती का एक्शन होता हुआ दिख रहा है दूसरे सीमेंट शेयरों में भी। कुछ और स्टॉक जो एक्शन में है, यस बैंक 4% कमजोर है, 15% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होता दिख रहा है। इन लेवल पर शॉर्ट करना सेफ है 1550 के आसपास? नहीं अनिल जी, इन लेवल पे बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक काफी न्यूज ड्रिवन है और नीचे में 1530 स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी ने ऊपर शॉर्ट करा है तो बात अलग है, इन स्तरों पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। नई मंदी की पोजीशंस येस बैंक में तभी बनानी चाहिए जब 1530 के लेवल नीचे में डिसाइसिवली टूटे। 1530 के नीचे जाने के बाद ही आप मंदी की नई पोजीशन बनाए, यह है सलाह फिलहाल राकेश की ओर से। इसके अलावा अगर आप देखें दूसरे स्टॉक्स जहां पर हम आज काफी हद तक हलचल देख रहे हैं, रिलायंस डिफेंस पे नजर होनी चाहिए, जहां हम लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ करीब 7% के आसपास की नई पोजीशंस बनी है। राकेश, क्या कॉल होगी? यहां पर प्रदीप जी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और इनफैक्ट आज ही के दिन एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक पे बेट किया जा सकता है। नीचे में 63 एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में स्टॉक एक बड़ा अपमूव दिखाने का दमखम रखता है। ओके, रिलायंस डिफेंस खरीदे। जस्ट डायल के चार्ट्स देखिए, वायदा कारोबार की पोजीशन देखिए, 4-4.25% मजबूत है, 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। करेक्शन के बाद फिर से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। खरीदने का मौका है या फिर उछाल में बिकवाली करें, बताएं राकेश। देखिए अनिल जी, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि उछाल पे बिकवाली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने एक बड़ी करेक्शन दिखाई है। ऊपर से 611 से स्टॉक ने लगभग 490 तक की करेक्शन दिखाई है और टेक्निकली स्टॉक उस डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकल रहा है। बिकवाली तो सेल ऑन रैली तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी ने बेचा है तो कवर करना चाहिए। हाई रिस्क ट्रेड है और स्टॉक अगर कोई हाई रिस्क ट्रेड लेना चाहता है तो खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक के अंदर 510 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के, और स्टॉक ऊपर में 550 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है और जो लेवल्स मैंने मेंशन करे वो वायदा बाजार के लेवल्स हैं। ओके, अपोलो टायर्स आप देखिए काफी शानदार बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तेजी की पोजीशन बनाने की राय देंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट 230 के ऊपर दिखाया है और इस ब्रेकआउट के लक्ष्य लगभग शॉर्ट टर्म लक्ष्य 247, 248 के बैठते हैं। जिसने ले रखा है होल्ड करे, कोई 2-3 रुपए की करेक्शन आती है तो वो एक अच्छा स्तर होगा नई खरीदारी करने के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए अपोलो टायर्स पर। शुक्रिया आपका राकेश, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और ब्रेक का भी वक्त है और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़ने वाले हैं। पहले तो राजेश अग्रवाल फंडामेंटल राय देंगे आपको तमाम शेयरों पर, और साथ ही जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ेंगे तकनीकी राय देने के लिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। और इस वक्त आप देखिए बाजार का रुख फिलहाल कुछ खास बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। उन्हीं लेवल्स पे निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक का नुकसान 70 पॉइंट के आसपास है, लेकिन नजर तो आज मिड कैप और स्मॉल कैप पे खास तौर पे जहां हम देख रहे हैं तेजी बनती हुई करीब 3/4% के आसपास मिड कैप इंडेक्स और करीब 1% स्मॉल कैप में तेजी देखी जा रही है। कुल कारोबार अगर आप देखें 6-6.25 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आया है, लेकिन कैश मार्केट का कारोबार इसमें अगर आप देखेंगे तो करीब 23-24 हजार करोड़ के आसपास ही है। यानी फोकस काफी हद तक वायदा कारोबार में जहां जबरदस्त ट्रेड हो रहा है। हालांकि अभी एक्सपायरी में एक हफ्ते का वक्त बाकी है। उससे पहले भी एक्शन शुरू होता हुआ दिखा है। ये संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त स्टॉक्स बड़े एक्शन में दिख रहे हैं और आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वाले शेयरों में फिर से खरीदारी होती हुई दिख रही है। राजेश जी, आपसे राय लेना चाहूंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग, दीवान हाउसिंग, ये तमाम शेयर आज एक्शन में फिर से होते हुए दिख रहे हैं। खरीदने का वक्त है या फिर इस उछाल में प्रॉफिट बुकिंग की जाए? लगता है राजेश जी की आवाज हम तक बराबर पहुंच नहीं पा रही है। थोड़ी देर में उनसे ये पूछेंगे सवाल कि क्या किया जाए इन तमाम शेयरों में।
तब तक जय ठक्कर से बात की जाए। जय हमारे साथ हैं और जय से पूछता हूं कमजोर स्टॉक्स पर राय। आईओसी बड़े दिनों बाद मुनाफा वसूली हुई है इस स्टॉक में। जय, इन लेवल्स पर शॉर्ट करें या फिर कोई थोड़ा अच्छा लेवल दिख रहा है जहां खरीदारी करने की राय है आईओसी में? वेल इस सीरीज में इनफैक्ट अनिल जी काफी अच्छा मूव देखने मिला है सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। अगर आप देख ले तो एचपी बीपी हो या आईओसी हो, और इसी महीने इसे इस सीरीज में एफएनओ सीरीज में इंक्लूड किया गया था, बिकॉज ऑफ बीच एक अच्छा मूव ऑन दी अपसाइड देखने में मिला। मेरा ये नहीं मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। अगर ऑयल एंड गैस स्पेसिफिक में कोई शॉर्ट लग रहा है तो ऑयल फ्यूचर्स है, जिसमें एज अ डिस्क्लोजर में ये कहना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी सेल रेकमेंड किया हुआ है करीबन 330 के लेवल पे। 319 का इनिशियल टारगेट है, अगर वो टूटता है तो लगभग ये 314-15 तक भी जा सकता है। आई थिंक ऑयल एंड गैस में ये क्लियर इसमें एक ब्रेकडाउन देखने मिला ऑयल फ्यूचर्स में, जिसमें कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट भी देखने मिला, शॉर्ट पोजीशंस ऐड होते हुए नजर आ रही है। सर यहाँ पे रिस्क अभी भी फेवर में है शॉर्ट के, बट आईओसी आई डोंट थिंक सो। अनिल जी अगर थोड़ा बहुत और बिकवाली भी आई ना तो आई गेस कंसोलिडेशन मोड में चले जाएगा, जो हिसाब से इसके ऑन द लोअर साइड एक अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो जब तक 405 के नीचे स्टॉक जाता नहीं है, आई डोंट थिंक एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल देखने मिलेगा। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स पे नजर डालेंगे, लेकिन इस बीच होंडा एक्टिवा के शानदार रिस्पांस के बाद एचएमएसआई का रुख देखते हैं। एचएमएसआई ने इस साल 20% ग्रोथ का टारगेट रख लिया है। कंपनी इस साल 4 नए मॉडल उतारने वाली है। इनमें 2 नए स्कूटर और 2 नई बाइक होंगी। कंपनी के नए प्रेसिडेंट और सीईओ मिनोरू काटो ने बताया कि भारत उनके लिए बड़ा बाजार है। आइए सुनते हैं सीएनबीसी आवाज के साथ ये खास बातचीत। मिस्टर कुलेरिया, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस साल के लिए आपके होंडा के क्या प्लान्स हैं और क्या कुछ नया होने वाला है होंडा की तरफ से इस साल? थैंक यू वेरी मच जी। पहले और जैसे 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जो होंडा ने अपने लिए लक्ष्य रखा है वो 20% ग्रोथ का है। वो आंकड़ों में अगर मैं बात करूं तो वो 5 मिलियन जो वॉल्यूम हमने करा था पिछले साल, हमने 50 लाख सेल्स करी है, और इस साल का जो हमारा लक्ष्य है 60 लाख का लक्ष्य अपने लिए रखा है। और अभी अगर हम मार्केट में भी देखें और रिसेंटली आईएमडी का भी फोरकास्ट आए हैं कि लास्ट 1 और 2 ईयर्स की बात करें तो रूरल इकोनॉमी भी थोड़ी सबड्यूड थी, सेंटीमेंट थोड़े नेगेटिव थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने बजट में काफी इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, फार्मर्स और रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ पॉलिसीज लाए हैं। उन सभी को देखते हुए और आईएमडी का जो अभी नॉर्मल मानसून का फोरकास्ट आया है, रूरल इकोनॉमी में अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा। और स्कूटराइजेशन इस साल भी हमारा कॉन्फिडेंस है कि जो 2 व्हीलर मार्केट की ग्रोथ है इस साल भी स्कूटर, ऑटोमेटिक स्कूटर ही उसको लीड करेंगे ग्रोथ, और होंडा ऑलरेडी ऑटोमेटिक स्कूटर में लीडर है। तो हम इस ग्रोथ का पूरा जितना भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 3rd फैक्ट्री बैंगलोर में बढ़ा रहे हैं 6 लाख से। जुलाई एंड में प्रोडक्शन ऐड होगी। तो और एग्रेसिव मार्केटिंग है, नेटवर्क हम काफी एक्सपेंड कर रहे हैं। नए मॉडल हमने अपना आज ऐलान भी किया है कि 2 स्कूटर मॉडल और 2 मोटरसाइकिल मॉडल नए लॉन्च करेंगे। तो इन सभी के साथ होंडा कॉन्फिडेंट है कि हम 20% ग्रोथ और 60 लाख का टारगेट 2017-18 में अपने लिए हम जरूर उसको हासिल करेंगे। अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है तो कितना बूस्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ? तो अगर मॉनसून पॉजिटिव रहता है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद डबल डिजिट ग्रोथ 2 व्हीलर टोटल इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। मे नॉट बी हाई डिजिट 2 व्हीलर परसेंटेज ग्रोथ, बट लो डिजिट टू डबल डिजिट ग्रोथ स्वाभाविक है। रूरल एरियाज में स्कूटीज की अच्छी डिमांड के लिए आप कैसे क्या कोशिश करेंगे और कहां तक सफल हो पाए हैं और उम्मीद है होने की? एज अ लीडर हम ये बात क्योंकि हमने ये देखा है और हमारा जो नेटवर्क रूरल में भी है वहां पे हम ये ट्रेंड को क्लियरली देख रहे हैं कि जो वर्किंग लेडीज हैं उनकी भी परसेंटेज अब इंक्रीज हो रही है रूरल में, स्पेशली हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के अंदर। और प्लस जो पहले हमारे जो सीनियर सिटीजन थे उनकी एक्टिव लाइफ इतनी नहीं थी। अगर हम
बात करें तो वो सिर्फ अपने पोतों को सिर्फ कहानियां सुनाने तक लिमिट हो जाती थी रिटायरमेंट के बाद, बट अब वो बहुत एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, खुद बैंकिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, और मोबिलिटी के लिए और एक ऑटोमेटिक बिना गियर वाली गाड़ी उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, और वो अब अपने दूसरे मेंबर्स ऑफ द फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी मोबिलिटी के लिए। तो ये रुझाव बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। उसी के कारण धीरे धीरे जो स्कूटराइजेशन है वो भी रूरल में पकड़ रही है, अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। तो ये अपडेट्स आपको मिलते हुए टू व्हीलर्स पे जाहिर है कि HMSI जो कि अनलिस्टेड कंपनी है उसकी जो भी रणनीति होती है, एक्सपेंशन प्लान होते हैं, उसका सीधा असर लिस्टेड कंपनीज पे और खासतौर पे स्कूटर्स के लिहाज से आप देखें तो उसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ TVS पे दिखाई देगा, और बाइक के लिहाज से अगर आप देखें तो बजाज और हीरो के लिए इसका काफी हद तक इसके मायने होते हैं। फिलहाल टू व्हीलर स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती दिखाते हुए नजर आए हैं इस वक्त तक। जय, क्या कोई पोजीशन बनाने की सलाह बन रही? बिल्कुल प्रदीप, इनफैक्ट टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो मुझे काफी अच्छा लगता है इस लेवल से। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द लोअर साइड 2790 2800 ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट रेंज है प्रदीप, और जब तक इसके नीचे नहीं जाता इस सीरीज में एटलीस्ट इनिशियली बाउंस कर सकता है ये 2900 तक, और अगर 2900 के लेवल्स निकलते हैं तो 2950 तक की भी जगह बनती है, बट इनिशियली आई थिंक 2900 की तो डेफिनेटली जगह बनती है, और रिस्क रिवॉर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी एक अच्छा बन रहा है। ऑप्शंस फ्रंट पे अगर कोई स्ट्रेटेजी बनानी हो तो आई थिंक 2850 का कॉल ऑप्शन लेके दो लॉट 2950 के कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो आई थिंक अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। 3030 का एक स्टॉप लॉस रहेगा इस स्ट्रेटेजी के लिए। ओके, आगे बढ़े तो कल काफी अहम नतीजा होगा ACC का, और इस नतीजे पर अगर हम नजर डालें, हालांकि कुछ हद तक दबाव दिखाई देगा, चूंकि हम साल दर साल नतीजे देख रहे हैं तो आपको शायद ये नतीजे बहुत इंप्रेसिव ना नजर आए कि मुनाफा 32% के आसपास गिरने वाला है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर के बाद राजेश ऐसी उम्मीद है कि इस बार एक अच्छी ग्रोथ कारोबार में दिखाई देगी और स्टेबलाइजेशन के संकेत नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? पिछले 15 दिनों में स्टॉक करीब 100 रुपए बढ़ भी चुका है। देखिए, बहुत छोटी टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है कि वाकई में थोड़ा सा दबाव ऊपर के लेवल पे हो सकता है अगर थोड़ी भी नकारात्मक रिजल्ट आए तो, लेकिन जिस तरीके के रुझान पूरे इंडस्ट्री में देखे जा रहे हैं और जिस तरह की बढ़त की उम्मीद की जा रही है डिमांड में, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि हाउसिंग फॉर ऑल या अफोर्डेबल हाउसिंग का जो एजेंडा है सरकार का, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाला साल सीमेंट कंपनी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ACC की जहां तक बात है, अगर कल नतीजों के बाद थोड़ा दबाव में आता है या 100 रुपए के आसपास करेक्ट करता है तो मेरी वहां पे बाइंग की राय रहेगी। तो ये है राय ACC पर आपके लिए आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, रेमंड्स, इस पर राय ली जाए, और ये भी वायदा कारोबार में अगली सीरीज से शामिल हो जाएगा। रेमंड्स के चार्ट्स देखकर बताएं, जय, खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पर? वेल थोड़ा भाग चुका है ये स्टॉक, तो यही खबर लेकर और एक अच्छा मूव देखने मिला भी है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। अनिल जी, जो हिसाब से ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर, लगभग 690 700 के ऊपर, आई थिंक ओवरऑल मोमेंटम या तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, नॉट ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो फॉर द मीडियम टर्म। अब मेरा ये मानना है कि जब तक ये 700 के नीचे नहीं आता ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश ही रहेगा। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क इन द मीडियम टर्म काफी अच्छा है। 700 के स्टॉप लॉस के नीचे, 700 के लेवल के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग रखे पोजीशंस ऑलरेडी ऑन दी अपसाइड, लगभग 820 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अगला स्टॉक जिस पे नजर होनी चाहिए वो है IRB इंफ्रा, जहां इस वक्त आप देख सकते हैं करीब 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। वॉल्यूम औसत से ऊपर निकल चुके हैं। दिन का हाई था 254 का, 13 रुपए के आसपास, यानी करीब 5% वहां से ये स्टॉक गिरा है। जय, इस पे क्या राय बनती? वेल प्रदीप, अगर आप देखें तो IRB इंफ्रा ऐसा स्टॉक है जो हमेशा यही लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट देता है, 265 से लेकर 270 के बीच में, और वहां से मोस्ट ऑफ द टाइम इन द पास्ट इट हैज बीन हिस्ट्री। अगर आप चार्ट देखें लास्ट 3-4 साल का, तो एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आती है वहां पे 265 272 के आसपास, और वहीं से बुल ट्रैप होता है और फिर से ये स्टॉक फिसलता है, और जब भी रिवर्स होता है तो बहुत ही शार्प करेक्शन देखने मिलता है। तो जो दिन उसने ब्रेकआउट दिया था 2 दिन पहले अबाउट द लेवल्स ऑफ 265 प्रीवियस जो आया था, एंड देन वही दिन
उसने क्लोजिंग जो हिसाब से दी 245 की, वहां पे एक लॉन्ग लिक्विडेशन तो देखने मिला था, साथ ही साथ शॉर्ट पोजीशन में एडिशन भी देखने मिला था और आज वो कंटिन्यूस फॉल ऑफ सेलिंग भी देखने मिल रही है। सो आई थिंक यस, IRB की एक रेंज रही है लगभग इतने सालों से, ऑन द लोअर साइड करीबन 195 200, ऑन द अपसाइड 265 to 70, ये रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा। और सिंस इट हैज रिवर्स फ्रॉम अपर एंड ऑफ द रेंज, तो जब तक अब 272 के लेवल्स नहीं निकलेंगे प्रदीप, आई डोंट थिंक यहाँ पे तेजी करनी चाहिए। तो ये है राय IRB पर। बता दूं आपको कि आज ही ये वायदा कारोबार के बैन में गया है और बैन में जाने के बाद यहां पर तेजी की पोजीशन कम होती हुई दिख रही है। ओपन इंटरेस्ट काफी तेजी से गिरता हुआ नजर आया है और आप देखिए जहां खुला वहीं से स्टॉक क्या फिसला है। कल चार्ट बिल्कुल उल्टा था, जहां खुला वहीं से बढ़ता हुआ नजर आया। आज चार्ट उसके विपरीत, जहां खुला वहीं से गिरता हुआ नजर आया। 11-12% ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है और कितने शेयर कम हुए हैं? लगभग मेरे ख्याल से 25 लाख शेयर के आसपास की कमी, 2.5 लाख शेयरों के आसपास की कमी होती हुई दिखी है ओपन इंटरेस्ट में IRB में। तो ये है स्टॉक आपके लिए। इस बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर दिन के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिख रहा है। डिफेंसिव शेयर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदीप? बिल्कुल, इंडेक्स को कहीं से मदद मिल रही है। 9120 पे फिलहाल आपको निफ्टी नजर आएगा। हालांकि बैंक निफ्टी करीब 73 पॉइंट के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर जबरदस्त तेजी बनी है, लेकिन लगातार पिछले घंटे के अंदर चंबल फर्टिलाइजर, RCF, GSFC, ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही तेजी से चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इनमें से अगर कुछ चुनना हो जाए, आप क्या चुनेंगे? चंबल फर्टिलाइजर्स अनडाउटेडली, प्रदीप। RCF पहले मेरी रिकमेंडेशन थी जो आपके चैनल पे शेयर भी की थी, करीबन 48-49 के लेवल्स पे 99 तक के टारगेट्स थे, उसके तो काफी करीब पहुंच चुका है RCF, तो वहां पे अभी रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवर नहीं कर रहा है। हालांकि वो भी यहाँ से अच्छा ही लग रहा है, बट चंबल फर्टिलाइजर्स इस लेवल से भी मुझे काफी अच्छा लगता है। ऑन द लोअर साइड एक गैप एरिया के आसपास से सपोर्ट लेकर ये स्टॉक रिवर्स हुआ ही आज के सेशन में, बट आई बिलीव दैट मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखो, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में, बिकॉज ये ऐसे स्टॉक्स है नहीं जो शॉर्ट टर्म में ऑल द टाइम ट्रेंड में रहे। सो 75 के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर आई थिंक लॉन्ग या तो बाय पोजीशंस बनानी चाहिए। और अपसाइड जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ मीडियम टर्म में प्रदीप, वो 120 के आसपास है। ओके, यस बैंक पे अगर हम नजर डालें, अब तक करीब 3.5 गुना वॉल्यूम हो चुके हैं 4% के नुकसान के साथ। राजेश, क्या आज ये पूरा डिस्काउंट कर चुका है अपने नतीजे को, ये मानेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे आए थे। 32% के आसपास नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त देखी गई थी, 57% के आसपास नॉन नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त देखी गई थी। जो निराशा हुई वो प्रोविजनिंग को लेकर के हुई, और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि एक बड़ी प्रोविजनिंग एक बड़े कॉर्पोरेट को लेकर के हुई है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत सामने आई है, बट मुझे लगता है कि जो प्रोविजनिंग के नेगेटिव व्यू बने बाजार में, वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। मैक्सिमम यहाँ से 30-40 रुपए की गिरावट और हो सकती है। हमारा अनुमान है कि यहाँ से कम 15% की बढ़त आने वाले साल भर में ये स्टॉक बिल्कुल दे सकता है। यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय रहेगी। ओके, खरीदारी की राय आप दे रहे हैं, यानी आप ये मानते हैं कि ये इस बार जो करीब 911 करोड़ का एक अकाउंट NPA हुआ है, अब आगे ऐसा कोई और अकाउंट NPA होता हुआ नजर नहीं आएगा? नहीं, ये बोलना मुश्किल है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बैंक बढ़त कर रही है या अपने डिसबर्सल बढ़ा रही है, तो बट ऑब्वियस है कि थोड़े से NPAs में बढ़त होती हुई नजर आएगी। और चूंकि इनका कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, उस वजह से ये संभावनाएं बिल्कुल बनी रहती हैं। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि रिटेल साइड में ये बैंक बहुत तेजी से अपने पांव पसार रही है, और 3 टाइम्स एडजस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू में मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है। इस वजह से हमारी इसमें बाइंग की रेटिंग है। खरीदारी की है राय यस बैंक में गिरावट में। ब्रेक का वक्त है, बजेंगे 3। इस ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए निफ्टी पर 3 दिग्गजों की कॉल, इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब 3 बज चुके हैं। हर रोज 3 बजे हम आपको बताते हैं निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। 9123 के आसपास करीब 20 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। AK प्रभाकर IDBI कैपिटल के निफ्टी पे बाय कॉल दे रहे हैं। स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया है 9070 पे और टारगेट दिए हैं 9200 के। 2 दिनों में ये लेवल आने की उम्मीद है। मुदित गोयल SMC ग्रुप के ये भी कह रहे हैं कि निफ्टी में करिए खरीदारी, 9080 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस और 9170 तक जा सकता है ऊपर की तरफ।
वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए आपको अगले 1 से 2 दिनों में। जय ठक्कर है हमारे साथ और पूछते हैं उनसे भी। बताएं जय, खरीदेंगे आप भी? बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें नीचे की तरफ 9080 शॉर्ट टर्म में सपोर्ट है। और जैसे मैंने बताया कि जो ये रेंज है 92 और 9000 की, तो मिडल ऑफ द रेंज है, अराउंड 91 से घुमा है, जहां पे एक अच्छी पुट राइटिंग हमें देखने में मिली थी। आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो 9080 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाकर बाय पोजीशंस बनती है यहाँ पे। बिफोर 9200 आई थिंक अराउंड 9190 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, 9080 ये स्टॉप लॉस, 9070 का स्टॉप हमारे पहले एक्सपर्ट बता रहे थे। तो ये इंटरेस्टिंग शायद लेवल है जहां पे बाजार के यानी निफ्टी के टिकने की और बॉटम की संभावना पिछले 2 दिन यानी कल और परसों के लोज इसी रेंज में बनते हैं। संदीप वागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं powermywealth.com के। वागले साहब, क्या कह रहे हैं आप? आफ्टरनून प्रदीप, मैं तेजी करने की बात करूंगा। कल मैंने 9030 लेवल कहा था, उसके ऊपर अभी टिक रहा है, सॉरी 9130, और 9070 का स्टॉप लॉस होगा और 9210 का टारगेट होगा। ये तो खरीदारी की राय है बरकरार अभी भी, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि निफ्टी तो आप लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी कितने लोग खरीदना चाहते हैं वो देखना चाहता हूं मैं। वागले साहब, खरीदेंगे? अनिल जी, दोनों में मेरा व्यू पॉजिटिव बन रहा है, बट निफ्टी एक शेड स्ट्रॉन्गर है, ये मैं मान के चलता हूँ। बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस है आपका। जय ठक्कर, निफ्टी या बैंक निफ्टी? प्रायोरिटी तो डेफिनेटली निफ्टी को रहेगी अनिल जी। बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस वहां पे भी छोटा ही है, बिकॉज 21800 और 21400 ये सीरीज की एक रेंज रही है मोस्टली। अगर आप देखें तो 2 दिन पहले वो रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दी, बट सस्टेन नहीं हुआ और 22000 के आसपास थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखने वाला। अदरवाइज मोटा मोटी यही रेंज रही है। आई थिंक बैंक निफ्टी भी करीबन 21500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सो वहां पे स्टॉप लॉस 21400 के नीचे लगाकर आई थिंक वन कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस टिल 21750 मैक्स, बट निफ्टी में बेटर रिस्क रिवॉर्ड है। ओके, निफ्टी में बेहतर रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है आपको। निफ्टी बैंक फिलहाल 21400 पे टिका हुआ है, जिनका लोस जो यहां पे बना था उसके बाद से हमने 21400 से 500 की रेंज देखी। ज्यादातर वक्त ऊपर के स्तर पे रहा है फिलहाल, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप मजबूत है। ओवरऑल मार्केट का मूड अच्छा है और कुछ स्टॉक्स जो काफी जबरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इरोज इंटरनेशनल एक स्टॉक आप देखिए, मीडिया में एक के बाद एक शेयरों में हमने मजबूती देखी है। इरोज में आज काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ उछाल आते हुए नजर आया है। राजेश, इसको आप ट्रैक करते हैं, कोई व्यू होगा? देखिए, पिछले 1-1.5 महीना में अगर आप देखें तो इरोज ने बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है और मुझे लगता है कि यहाँ से भी कम 300 रुपए के आसपास के टारगेट इसमें बनते हैं। जो इनकी लाइब्रेरी है और जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यूएशंस आपको थोड़े से कंफर्ट दे रहे हैं 300 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करने के लिए। ओके, इरोज पे एक टेक्निकल राय भी लेना चाहेंगे, क्योंकि इस स्टॉक पे पिछले करीब 15 दिनों का अगर हम आप व्यू देखें, 28 मार्च के आसपास इसने हाई बनाया था 308 का, और आज इस स्टॉक पे मेरी नजर इसलिए पड़ी क्योंकि वहां से लगातार गिर रहा था और आज एक बहुत ही स्ट्रांग, ये महीना खराब रहा, मार्च ठीक था। एग्जैक्टली। तो क्या ये रिवर्सल हुआ है? जय, इसके चार्ट क्या कहते हैं? कोई खास लेवल जो आप देखना चाहेंगे क्लोजिंग के लिहाज से, या वो हो गया है ब्रेकआउट फाइनली? नहीं प्रदीप, इनफैक्ट ब्रेकआउट तो जैसे आपने कहा था कि ब्रेकआउट पहले ही आ चुका था और एक मूव 308 तक देखने मिला। वो ब्रेकआउट के बाद वो स्ट्रांग मूव देखने मिला और वो जहां से ब्रेकआउट हुआ था वो लेवल्स थे करीबन 238 के आसपास, और वही लेवल्स रीटेस्ट हुए। रीटेस्ट होने के साथ ही साथ उसकी एवरेजेस भी रीटेस्ट हुई और वहां से हमें एक रिवर्सल देखने मिला। तो मेरा तो ये मानना है कि मान लेना चाहिए एज ऑफ नाउ कि रीटेस्ट होने के बाद ये स्टॉक रिवर्स हो चुका है। सो विद ऑन अ क्लोजिंग बेसिस अराउंड 238 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे बाई पोजीशंस वापस इनिशिएट कर सकते हैं अगर किसी करना है तो ऑलरेडी बने रहे। आई थिंक विद दैट एज अ स्टॉप लॉस 308 निकलते ही और मोमेंटम देखने मिल सकता है। बहुत दूर है अभी। मैं तो 308 का टारगेट मांग रहा हूं आपसे, बल्कि उसके पहले ही आप 50 रुपए नहीं 25 रुपए ही चलने वाला, तो कॉल दे दो पहले। क्या लगता है आपको? इरोज 253-54 की जो क्लोजिंग हो रही है, देखिए इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले 5-6 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग मुझे नजर आती है। उस लिहाज से लेने का मौका अच्छा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात कीजिए जया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिहाज से भी मुझे लगता है यस डेफिनेटली बनता है, बिकॉज सी ओवरऑल एवरेज से रिवर्स हुआ है और अगर आप देखें तो उसकी जो हिसाब से एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से भी एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो मैं कहूंगा करीबन 278 तक के टारगेट्स बनते हैं।
ओके, और इस बीच मैस्टेक के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। दमदार रिजल्ट्स मैस्टेक के। मुनाफा 11 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 19 करोड़। ऑपरेटिंग लेवल पर बड़ी दमदार परफॉर्मेंस आई और आय भी जबरदस्त बढ़ी, 128 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़। और स्टॉक भी जबरदस्त बढ़ा है, 6.5% ऊपर बनता है इतना, तो जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। राजेश जी, आप ट्रैक करते हैं मैस्टेक को, ये नंबर्स कैसे देख रहे हैं? देखिए, नंबर्स वाकई अच्छे आए अनिल जी। मार्जिन्स में भी अच्छा सुधार देखा गया है, 10% के ऊपर के मार्जिन आई है, तो मुझे लगता है नंबर्स अच्छे हैं। बट अगर भाव की बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट एक महीने में स्टॉक कम से कम 50 रुपए की बढ़त दिखा चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक 245-250 के रेंज में आता है तो वहां पर किसी के पास है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए। री एंट्री 220-215 के रेंज में की जा सकती है। याद आता है इसने एक एक्विजिशन भी किया था मेरे ख्याल से, और पिछले क्वार्टर में उसका असर जरूर होगा। ये जो आप पूरी ग्रोथ देख रहे हैं ये थोड़ी इनऑर्गेनिक है। सही ऑर्गेनिक लग रहा है, इसी वजह से शायद रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये एक संभावना हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन चलिए संभावनाओं का पता लगाते हैं कल आने वाले नतीजों में। अच्छा, उससे पहले एक और नतीजा आया है, साइंट। ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में पिछले कुछ दिनों में रहा है। कुछ अच्छे फंड हाउसेस की तरफ से इनमें रिपोर्ट्स भी आई है, कुछ फंड्स ने खरीदारी भी की थी बड़े ट्रेड्स के जरिए। तो साइंट के नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 78 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा साइंट का आता हुआ दिख रहा है। हम थोड़ी देर में पूरे विस्तार में रिजल्ट्स आपके सामने साइंट के भी रखेंगे। तब तक एक बार आपको बता दें, एचडीएफसी बैंक ये दिग्गज बैंक है जो कल अपने नतीजे पेश करने वाला है। कैसे रहेंगे नतीजे, अनुमान क्या है, एसेट क्वालिटी किस तरह की रहेगी, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता। सोनम, बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? एचडीएफसी बैंक के लिए ये जो तिमाही रही है वो काफी स्टेबल रही है, तो स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है। लेकिन अब तक कंपनी का जो ट्रेंड रहा है, जो हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है परफॉर्मेंस को लेकर, जो ग्रोथ उन्होंने दिखाई है, इस बार वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, थोड़ा सा स्लो डाउन वहां पे आता हुआ दिखाई देगा। एनआई में 17% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 18% का जंप देखने मिलेगा। लोन ग्रोथ 13% से ज्यादा रहने का अनुमान है और यही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है वहां पर कंपनी ने आउटपरफॉर्म किया है, तो उसके सामने जरूर थोड़ा सा लोन ग्रोथ कम रहने वाला है, लेकिन 13% से ज्यादा रहता है तो वो पॉजिटिव रहेगा। एनआईएम्स के केस में 4% की एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी और साथ ही लो कॉस्ट डिपॉजिट फ्लो जो है वही से सबसे ज्यादा इस बार मदद मिलने वाली है और वही बेहद ही मजबूत रहने वाला है। एसेट क्वालिटी लेकर कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। ग्रॉस एनपीए लेवल्स पिछले तिमाही में 1.05% पे थे, माना जा रहा है इसी आंकड़े के आसपास आंकड़े रहेंगे। ओके, तो आप एचडीएफसी बैंक आमतौर पे बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, लेकिन मुनाफा 20% से कम ग्रो कर रहा है, ये शायद थोड़ी चिंता की बात बन रही है। ऐसा लगता है कि बैंक ने ग्रोथ के लिहाज से थोड़ी ब्रेक लगा रखी है, थोड़ा कंजर्वेटिव हो रहा है ये बैंक, साफ तौर पे दिख रहा है। परफॉर्मेंस पे भी इसका असर है। आप देखिए, एक बार हम ये देखें कि परफॉर्मेंस के नजरिए से, स्टॉक प्राइस के नजरिए से एचडीएफसी बैंक और दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके बीच में कैसा प्रदर्शन हो रहा है। ये एचडीएफसी बैंक आपके सामने है, दूसरा स्टॉक हमको देखना चाहिए। यहां पे 34-35% की बढ़त देखने को मिली है। यस बैंक में 73% के रिटर्न आए हैं, यानी दुगने। और अगर आप एचडीएफसी बैंक के साथ इंडसइंड बैंक को कंपेयर करके देखें तो एचडीएफसी बैंक के 34% के रिटर्न के मुकाबले में पिछले साल भर में इंडसइंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। और आप चाहें तो इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं इसको। इंडसइंड में फिलहाल 12 महीने का 45% का रिटर्न है, वो ज्यादा है। आप पीएनबी के साथ या बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ या इंडियन बैंक, एक बहुत ही छोटा बैंक है, उनके साथ भी कंपेयर करें तो एचडीएफसी बैंक रिटर्न के लिहाज से ठीक है, स्टेडी और काफी बड़ा बैंक है, काफी शानदार परफॉर्मेंस इसका लगातार है। देखिए पीएनबी 88% है, तो कहीं ना कहीं इसमें रिटर्न अब उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। हालांकि एक दिन के लिए एफआईआई की लिमिट खुलती है अनिल, तो यहां पर हम देखते हैं कि होड़ लग जाती है और वो लिमिट खत्म भी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल लोग दूसरी जगह मौके ढूंढ रहे हैं। एचडीएफसी के लिए अगर एक छोटे निवेशक के नजरिए से राजेश आप देखें तो फिर क्या राय होगी? देखिए,
कोई दो राय नहीं है कि बैंक ने लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। एक बेंचमार्क बन गया है 20% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो चलता है और इस बार थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। उसके कई कारण हैं। डिमोनेटाइजेशन के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं उससे कासा रेशियो में थोड़ी बढ़त देखी जा सकती है, बट लोन डिसबर्सल में थोड़ी कमी आई है। जहां तक स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात है, सही कहा आपने, इससे बेहतर परफॉर्मेंस कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने दी है और छोटे निवेशकों को इस वक्त हम राय दे रहे हैं कि HDFC बैंक में अगर बहुत लंबी अवधि का नजरिया हो, बहुत आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो तो ही जाए। अगर बड़े रिटर्न की चाहत हो तो मैं समझता हूँ RBL बैंक एक बेहतर निवेश साबित हो सकता है। इवन कर्नाटका बैंक वैल्यूएशन के लिहाज से हमें बहुत बेहतर नजर आता है और बहुत ज्यादा लंबी अवधि के नजरिए से रखना हो पैसा 3-4 साल के नजरिए से तो IDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। ओके, तो ये है राय। IDFC बैंक और कर्नाटक बैंक दो मिड कैप बैंक्स पसंद है। HDFC बैंक के मुकाबले में तो दिग्गजों के बजाय छोटे शेयरों पर भरोसा है। छोटे शेयरों में टाटा ग्रुप की दो कंपनियों के रिजल्ट कल आने वाले हैं। इनके चार्ट्स देखिएगा वागले साहब, टाटा मेटेलिक्स और टिन प्लेट। मैं थोड़ी देर में आपसे राय लूंगा क्योंकि कैश मार्केट के स्टॉक से चार्ट देखने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो उससे पहले HDFC बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे, जय, नतीजों के पहले खरीदे या बेचे? वेल आई थिंक खरीद के चलना चाहिए। जो हिसाब से इसमें एक ओवरऑल मूवमेंट देखने मिला है, कंटिन्यूसली एक हाई टॉप हाई बॉटम देखने मिला है ये स्टॉक में बनते हुए। ऑल्सो इफ यू सी द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, जो सी मीन है वो मीन को पकड़कर ये स्टॉक चल रहा है। सो आई थिंक जब तक उसके नीचे ब्रेक डाउन देखने नहीं मिलता, जो लेवल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक 1420 के नीचे कन्विंसिंग क्लोज देखने नहीं मिलता, आई थिंक दैट ओवरऑल ट्रेंड इज अप ऑन दी अपसाइड। जो लेवल बनकर आ रहा है वो है 1500-1520 के आसपास। 1500-1520 के आसपास जाने की गुंजाइश आपको दिख रही है फिलहाल यहाँ पे। HDFC बैंक पे माफ कीजिए एक मजबूती का रुख और तेजी की राय जय की ओर से तकनीकी तौर पे आती हुई। कुछ स्टॉक्स पे आप कॉल ले रहे थे? हाँ, वो वागले साहब से मैंने कहा पूछ लेता हूँ। वागले साहब, टाटा मेटेलिक्स और टिन प्लेट दोनों निकाले, कैसे रिजल्ट्स के पहले चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं दोनों में? अनिल जी, काफी रनअप हुआ है दोनों में। बिटवीन द टू मैं टाटा मेटेलिक्स चूज करूंगा और ये वो भी कंडीशनल मेरा बाय होगा। अगर ये 710 के ऊपर निकलता है तो इसमें 740-750 तक की मूव आ सकती है। तो बिटवीन द टू टाटा मेटेलिक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगता है, वो भी 710 के ऊपर। रिजल्ट के पहले रिस्क लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? चलिए छोड़ दीजिए, फिर जाने दीजिए, कोई खास बात नहीं, इतने दमदार नहीं है चार्ट। ओके, फिलहाल BTST का समय करीब आ रहा है, लेकिन आपको ये बताएं कि पिछले 10-15 मिनटों के दौरान कौन से हैं वो स्टॉक्स जिनमें तेजी दिखी है। ITDC पे नजर डालिए, यहाँ पर सुबह से ही मजबूत था लेकिन अब फिर से नए हाईज बनते हुए नया 52 वीक हाई इसने बना ही लिया है। बजाज हिंदुस्तान में अच्छी खरीदारी नजर आई है, वॉल्यूम भी काफी तगड़े दिखाई दे रहे हैं। बजाज हिंदुस्तान, धामपुर शुगर, उत्तम शुगर, पूरा का पूरा ये सेक्टर काफी मजबूत है। बलरामपुर चीनी का हाल भी देखना चाहिए जो अब वायदा कारोबार की तरफ रुख कर रहा है। जय, इन चार्ट्स पे से क्या दिखता है आपको? बलरामपुर चीनी तो FNO सीरीज में इंक्लूड होने वाला है, उसको ध्यान में रख के तो आज ब्रेकआउट देखने मिला ही है। बट देन ओवरऑल चार्ट सेटअप भी काफी अच्छा है प्रदीप। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, उसमें ब्रेकआउट आने के बाद पिछले कुछ दिनों से फिर से कंसोलिडेशन मोड में गया, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ यू सी दैट एक हाई टॉप हाई बॉटम देखने मिल रहा है, एक इंपल्सिव मूव देखने मिल रहा है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स मेरे काफी है इसमें। यू नो दैट आई एम क्वाइट बुलिश ऑन शुगर स्टॉक्स सिंस 1.5 years नाउ। बट देन शॉर्ट टर्म अगर मैं बात करूं तो बलरामपुर चीनी में अभी भी यहाँ से प्रदीप ऑन दी अपसाइड करीबन 5 to 10% मूव इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकता है। ओके अनिल, ये सारे स्टॉक जो वायदा कारोबार में जा रहे हैं इनमें कोई दूसरा NPV तो नहीं है ना? इस बार तो नहीं लग रहा। कम से कम इस बार क्वालिटी के लिहाज से स्टॉक्स बेहतर है। मतलब एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसको ये कहें कि भाई जिस दिन घुसेगा उसी दिन से ये पिटना चालू हो जाएगा, वैसा तो नहीं लग रहा। यहाँ शॉर्ट करने का लोग मौका देख रहे हैं। हाँ, कि भाई कब आए कब बेचे, वैसा नहीं लग रहा कम से कम। चलिए, तो अच्छी बात है। तमाम स्टॉक्स इनमें से अगर कोई पिक हो, जय, वागले साहब और राजेश आपके, वो आपसे जानना चाहेंगे 28 अप्रैल से FNO में शामिल होने वाले ये नए शेयर्स, इन पर आप क्या सोचते हैं। लेकिन उसके पहले बारी है BTST या STBT जानने की, और आइए रहते हैं उस पर अपने एक्सपर्ट्स की कॉल। मानव चोपड़ा सबसे पहली राय दे रहे हैं जी एंटरटेनमेंट पे, और यहां पर बाई कॉल है मानव की ओर से। मोनार्क नेटवर्थ के मानव जी एंटरटेनमेंट पे स्टॉप लॉस 523 पे लगाना चाहते हैं, टारगेट 550 पे। जेट एयरवेज इनका बाई कॉल है, 495 का स्टॉप और 535 के टारगेट।
ओके, ये है रहा इस वक्त मानव की इन दोनों स्टॉक्स पर। लेकिन निशान जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के अच्छा लीवर, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मजबूत होता दिख रहा है, दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है, तो लीवर खरीद कर जाएं कल के लिए। और 917 हो गया, 923 का टारगेट, 909 का स्टॉप लॉस है निशान का, खरीदारी करने की राय लीवर में है। लीवर के अलावा सीएट टायर स्टॉक्स तो जबरदस्त एक्शन में, अपोलो, सीएट, जेके, जो आपको पसंद हो वो खरीदिए। निशान को पसंद है अपोलो, तेजी करके जाइएगा, माफ कीजिएगा सीएट, तेजी करके जाइए 1500 रुपए के टारगेट के लिए। जय, आपके स्टॉक्स? वेल, एक एचटीबीटी है अनिल जी और एक बीटीएसटी है। बीटीएसटी में वोल्टास फ्यूचर्स, वोल्टास में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। काफी दिनों से अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में 420 का लेवल्स निकल नहीं पा रहे थे, कॉल अच्छी खासी राइटिंग देखने मिली थी वहां पे, वो लेवल्स निकले आज के ट्रेडिंग सेशन में, सस्टेन भी कर रहा है अच्छा। आई थिंक यहाँ से 430 तक के टारगेट्स तो बन रहे हैं, इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है। और ऑन द वीकली चार्ट्स एज वेल एक अच्छा हाई टॉप हाई बॉटम देखने मिला है। तो फॉर अ टारगेट ऑफ 430 वोल्टास फ्यूचर्स बाय करें, 414 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल में जैसे मैं बता रहा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑयल एंड गैस, तो ऑयल फ्यूचर्स मुझे काफी बेरिश लग रहा है यहाँ से। मिनिमम टारगेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसटीबीटी तो मेरे टारगेट से 317 के 330 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करने चाहिए, बट बिलो दोज लेवल्स एज आई सेड 315 एंड देन मे बी 310 एज वेल। ओके, तो ये है कॉल आपकी तरफ से। वागले साहब, आपके कॉल्स? प्रदीप, मेरे दोनों बीटीएसटी होंगे। पहला होगा आदित्य बिरला नोवा, जो बाय करके चले 1645 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 1668। और दूसरा होगा जैन इरिगेशन, जो 111 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 118। 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद जैन इरिगेशन अभी भी मजबूत दिख रहा है, खरीदारी करें। और इस बीच मजबूत तो बाजार दिख रहा है, देखिए दिन के हाई पॉइंट पर आया, आखिरी 15 मिनट में कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है ट्रेडर्स का तेजी की तरफ। हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कराया, सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और मिड कैप इंडेक्स को देखिए 1% का बड़ा उछाल आ गया। ये तो बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत नहीं हो रहा, अदरवाइज तो तेजी और भी बेहतर हो जाती। और ये तेजी कहां से आ रही बता दूं, अमेरिका से। डाउ फ्यूचर्स देखिए, डाउ फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। अभी मेरी नजर पड़ी थी 45-50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे। यूरोप के बाजार भी देख लें, जिसका अंदाजा लगेगा कि जी हाँ 45 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। तो यानी कि अमेरिका में कल की कमजोरी के, इनफैक्ट 2 दिनों की कमजोरी के बाद एक रिकवरी के आसार कम से कम ये मानकर चल रहे हैं और दिख भी रहा। देखिए यूरोप बेहतर है, कैक डैक्स दोनों हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबिलिटी आएगी तो थोड़ा फायदा तो मिलेगा और भारतीय बाजार में वही एक्शन होता हुआ दिखेगा आपको इस वक्त। तो लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर तो एविएशन स्टॉक्स कहे जाएंगे। जेट, इंटरग्लोब, स्पाइस जेट तीनों ही बड़ी तेज उछाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त खरीदारी इन तमाम शेयरों में होती हुई दिख रही। तो एक्शन भरपूर है आज एकदम। बिल्कुल, कुछ स्टॉक्स जहां पे अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है पिछले कुछ मिनटों में, उनमें आप देखिए मद्रास फर्टिलाइजर, हम तमाम फर्टिलाइजर शेयरों की बात कर रहे थे। इस स्टॉक में करीब 2% का एक अच्छा स्विंग दिखाई दिया है और 1.25 लाख शेयर्स करीब ट्रेड हुए हैं। मास्टेक में अब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 7% की खरीदारी नतीजों के बाद आती हुई दिखाई दी है। और खास बात यह है कि करीब 16 लाख शेयर्स की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है पिछले 15-20 मिनटों के अंदर। पूरे दिन की ट्रेडिंग है 22-23 लाख शेयर्स की एनएसई पे, उसमें से 2/3 पिछले 15-20 मिनटों में ही हुआ है और उसके वजह से ये उछाल आया। लेकिन इसका अच्छा फायदा मिला है मैजेस्को को। और मैजेस्को आप देखिए करीब 60-70 हजार शेयर्स यहाँ पे खरीदे गए हैं और एक उछाल आ रहा है। पिछले हफ्ते भर से लगातार ये गिर रहा था, करीब 450 के आसपास से गिरा है और 350 पे आ गया। और आज मास्टेक के रिजल्ट के बाद यहाँ पर हम एक स्पाइक देख रहे हैं। एक और स्टॉक वागले साहब के पसंदीदा सेक्टर में से है ये स्टॉक और ये बड़ा एक्शन में है। चार्ट देखिए वागले साहब, रेडिको खेतान आज 10-11% भाग चुका है। कुछ वजह पता है आपको क्यों भाग रहा है और क्या टारगेट्स आप खरीदेंगे इन लेवल्स पे भी? अनिल जी, पैटर्न अच्छा है, वॉल्यूम बिल्टअप है और 105 के लेवल से जो सपोर्ट है वहां से घुमा है। तो यस, फॉर अ ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ लगभग 130-135 मे बी इवन 140 मैं खरीदूंगा। और इसका स्टॉप लॉस होगा लगभग 112-113, सो 7-8 रुपए के रिस्क लीजिए। अपसाइड 15 से 18 रुपए अपसाइड देख सकते हैं। ओके, उजास एनर्जी पे नजर डालिए। एसआरईआई इंफ्रा भी देखना चाहिए आपको, यहाँ पर एक अच्छी उछाल आप बनते हुए दिख रहे हैं। माइंड ट्री में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक में भी एक तेजी बनती हुई दिखाई दी है फिलहाल। एसआरईआई इंफ्रा खासतौर से काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जय, अगर इसके चार्ट पे नजर डालें, श्रेय इंफ्रा क्या दिखता है?
शेन बहुत अच्छा लग रहा है प्रदीप। थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर थोड़े दिनों पहले देखने मिली थी, पर अगर आप देखें तो क्लियरली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली लोअर एंड ऑफ द चैनल फिर आके इसने सपोर्ट लिया है। आई थिंक ऑन दी अपसाइड अगर फिर से यही लेवल्स अगर उसके सस्टेन करते हैं, इफ आई से अराउंड 82 के लेवल्स के नीचे बंद नहीं आता तो ये अपर एंड ऑफ द चैनल तक भी जा सकता है प्रदीप, एंड दोज लेवल्स कम्स टू अराउंड 98। बट देन शॉर्ट टर्म में अगर इसकी एवरेजेस अगर मैं देखता हूँ तो 92 विद द फर्स्ट टारगेट एंड देयर आफ्टर 98 एंड 102। ओके, तो श्रेय इंफ्रा में भी तेजी बनती हुई दिखी पिछले कुछ मिनटों में। एक और स्टॉक जहां तेजी बनती हुई दिखी वो है जेके पेपर। जेके पेपर पर भी 8% ऊपर होता हुआ दिखा है। पेपर स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा एक्शन आता हुआ दिखा है। ट्रेडिंग मूव है या फिर कोई निवेश का मौका है, क्या कहेंगे राजेश आप? देखिए, निवेश का मौका कहूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि न्यूज फ्लो के कारण से थोड़ी सी ट्रेडिंग मूव देखने को मिले, रिजल्ट्स का सीजन है, लेकिन अगर लंबी अवधि में देखें तो डिमांड बढ़ती जा रही है, पेपर के दाम बढ़े हैं, कुछ कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेस्ट कोस्ट को देखें तो वेस्ट कोस्ट में अगर पूरे चेन है उनके पास, प्लांटेशन से लेकर के पल्पिंग तक, तो उसका फायदा मिलेगा। लोन कम होता हुआ नजर आया, केपेक्स पूरा हो गया है। दूसरी कंपनी जो हमारी रडार पर है इसी सेक्टर की वो TNPL है। तो ये दो कंपनियां मैं समझता हूं कि इतनी अच्छी बढ़त के बाद भी बहुत अच्छा स्कोप बचता है और कम से कम 6-8 महीने के व्यू के साथ इसमें बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। हिंदुस्तान जिंक के नतीजे इस बीच आप देखिए, हम अच्छे उछाल की उम्मीद तो कर रहे थे, उससे भी बेहतर है। हमारे अनुमान से कम 250-300 करोड़ ज्यादा आया है मुनाफा, और इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस वक्त 3% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। नतीजे आने के तुरंत बाद 3057 करोड़ पे मुनाफा आया है, जो हमारी उम्मीद 2765 के आसपास थी, उससे काफी ज्यादा। एबिटा लेवल पर आप देखें तो 4200 करोड़ के आसपास, यहां पर भी हमारा अनुमान 3300 करोड़ का था। तो एबिटा पे यानी ऑपरेटिंग मुनाफा काफी जबरदस्त आया है। मार्जिन 56-56.5 की उम्मीद के मुकाबले 58% के ऊपर आई है। तो हर एक लिहाज से ये नतीजे काफी शानदार दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान जिंक के राजेश क्या राय देंगे? देखिए, स्ट्रांग बैलेंस शीट, अच्छे नतीजे, अच्छा रिजर्व्स, मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ी सी अगर किसी को सेफ बाइंग करनी हो तो थोड़े करेक्शन का इंतजार करें। 260 एक अच्छा लेवल है, बट मेरी राय ये रहेगी कि स्टैगर्ड भाव में खरीदारी करें। साल भर में आपको 300-325 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ओके, खरीदारी करके चलें, लेकिन खरीदारी के लिए टारगेट्स क्या होंगे हिंदुस्तान जिंक के? बाकी मेटल शेयरों के मुकाबले में चार्ट्स अलग और मजबूत हैं, क्या बताएं वागले साहब? अनिल जी, मैं भी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है ये 295-298 तक जा सकता है, शायद कल या 1 या 2 दिन में। ओके, 295-298 यानी यहां से करीब 12 से 15 रुपए का इजाफा कम से कम देखने को मिल सकता है। ये उम्मीद है बागले साहब को भी। एक के बाद एक नतीजे आते हुए और उस पर ये रिएक्शन आप फिलहाल आते हुए देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक पे। वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को, इन पर भी नजर डालनी चाहिए। खास तौर पे वेदांता तो ग्रुप कंपनी होने के लिहाज से उस पर क्या इंपैक्ट दिखता है ये देखेंगे, लेकिन नाल्को आज काफी अहम स्टॉक इसलिए है क्योंकि यहां पर फॉलो ऑन इशू में आज रिटेल निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका है और ये स्टॉक पिछले स्तरों से काफी अच्छा रिकवर हुआ था, पर ऊपर से फिर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। करीब 69 रुपए 70 पैसे के आसपास के हाई दिखे थे, वहां से 2 रुपए अब नीचे आ चुका है। राजेश, क्या कह रहे हैं आप, क्या ये OFS में लेने लायक है? जी बिल्कुल लेने लायक है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। GST का इनको मुनाफा मिलेगा, एल्यूमिनियम प्राइसेस हाई पे चल रहे हैं और इस तिमाही में 4 लाख टन के आसपास की बिक्री आने की संभावना है इनकी। तो मुझे लगता है कि ये जो दबाव पिछले 2 दिन में देखा गया है, ये जस्ट OFS में जो डिस्काउंट पे आया था उस वजह से देखा गया है और एक बहुत अच्छा आपको मौका है इसमें निवेश करने के लिए। ओके, नेल्को के ऑफर फॉर सेल में निवेश करें, ये राय है राजेश की। और आज ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला हुआ है, आज बंद भी होगा, तो इस पर नजर आप जरूर रखें। इस बीच एक और स्टॉक वायदा कारोबार के नए खिलाड़ियों में इक्विटास, ये भी बड़ा मजबूत होकर बंद होता दिखा है। 4-4.5% की मजबूती इक्विटास में दिख रही है। इसके चार्ट्स देखकर बताएं वागले साहब, क्या खरीदेंगे आप 173 के आसपास? अनिल जी, बिल्कुल खरीदूंगा। इसमें भी मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है, वॉल्यूम बिल्टअप है और 168 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 4 रुपए के रिस्क ले। पोजिशनल व्यू लगभग 185 का होगा, तो 4 रुपए की रिस्क बनती है, 10-12-15 रुपए अपसाइड दिखता है। ओके, इस बीच देखिए जय भारत मारुति में फाइनली 20% का ऊपर का सर्किट लग चुका है।
नतीजों के बाद आज सुबह से ही इस पे नजर थी और तगड़ी खरीदारी 2 महीने का करीब वॉल्यूम एक दिन में होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे 50,000 शेयर जहां मुश्किल से ट्रेड होते हो वहां आज तकरीबन 20 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। रिजल्ट के दम पे हो गया एक्शन का। बहुत ही शानदार नतीजे हमने यहाँ पे आते हुए देखे। अगर मौका मिले राजेश, क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक लेना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो नतीजे आए थे वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। अब इससे बहुत ज्यादा बढ़त के लिए एक और अच्छा क्वार्टर देने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि कल जब खुले, आज सर्किट में बंद हो रहा है, कल खुले 10-15 रुपए ऊपर खुल सकता है, तो 550 के आसपास मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली का लेवल रहेगा। इस पूरे पीयर ग्रुप में अगर देखूं ऑटो एंसिलरी स्पेस में, तो मुझे और कई अच्छी ऑप्शंस उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल FIM इंडस्ट्रीज एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, या लुमैक्स अच्छा साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वनिस्पत की जय भारत। काफी बढ़िया मौके दूसरे स्टॉक्स में, और वैसे भी जय भारत में मौके हैं भी नहीं, सर्किट लग चुका है आज के लिए तो नहीं है कम से कम। अच्छा, सर्किट भी काफी देर टिका है, ऐसा नहीं कि अभी लगा है, घंटे 1.5 घंटे से सर्किट लगा हुआ है, टिका हुआ है। बीच में थोड़ा खुला था, मौके दे रहा है, मौके दे रहा है, बीच में खुला है। यस, आज स्टॉक 2020 में टीम में भी शामिल था और नीरज ने इसे शामिल किया था नतीजे के बाद। हाँ, ये कहना मुश्किल है क्योंकि आज हेमंत ने भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे डाले हैं टीम में जो नए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं ना, वो 16 जो 28 तारीख से उन शेयरों में, हाँ उनमें बड़ी तेजी में बताऊं आपको। देखो उन शेयरों में जो बड़े मजबूत दिख रहे हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स, उसके अलावा बलरामपुर चीनी, NBCC, ये तमाम शेयर थे जो आज हमारे दोनों कैपिटल। चलिए, वो पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पे फिलहाल आ रही है। NBCC आपने कहा एक चोला इन्वेस्टमेंट में थोड़ी बढ़त है। इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स, GSFC में 7% का उछाल, तो ये भी काफी एक्टिव स्टॉक। और इसके अलावा भागे GL कैनफिन। इस फेरिस्त में राजेश आपको कुछ पसंद है? देखिए, वैसे तो सारे ही स्टॉक अच्छे हैं, बट एक्चुअली अगर चुनना हो तो मैं समझता हूँ उसमें 3 स्टॉक ऐसे हैं जो कि इस वक्त निवेश किए जा सकते हैं। पहला चोलामंडलम का रहेगा, जहां अगर कि सारे कारोबार बहुत अच्छे चल रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, दूसरे NBFC कंपनीज के वनिस्पत सस्ते वैल्यूएशन है। दूसरा स्टॉक NBCC का रहेगा, जहां रियल एस्टेट में दूसरी कंपनियां डेट से जूझ रही हैं, ये कंपनी डेट फ्री है, एक अच्छा ऑर्डर बुक है, सरकारी कंपनी होने के कारण से सरकारी ठेके मिलने में प्राथमिकता रहती है, तो मुझे लगता है कि वहां पे निवेश किया जा सकता है। तीसरा फोर्टिस का रहेगा, जो कि अगर इस स्पेस में देखें तो एक सस्ती कंपनी मिल रही है, दूसरे के वनिस्पत अगर वैल्यूएशन देखें तो 4000 बेड है, 42 सेंटर में काम कर रही है, और एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो है 1 करोड़ 38 लाख का है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेहतर है। मुझे लगता है ये 3 ऐसे स्टॉक है जहां के निवेश किया जा सकता है। ओके, तो ये स्टॉक्स आपके लिए जो मुनाफा कमा कर देंगे। फिलहाल आज बाजार बंद होने का वक्त आ चुका है, आखिरी मिनट पे हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त देखिए सेंसेक्स 29,400 में 70 पॉइंट ऊपर फाइनली बंद होता हुआ, निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। तो दिन के हाईस के करीब पहुंचने की कोशिश सेंसेक्स और निफ्टी में। मिड कैप और स्मॉल कैप तकरीबन 1% बढ़कर बंद हो रहे हैं, तो असली खरीदारी वही हुई है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है और कुल मिलाकर अब अगर आप देखें तो 7,65,000 करोड़ पे कारोबार पहुंच चुका है और जाहिर है कि ये सारा कारोबार वायदा में ही आया है, ज्यादातर हिस्सा इसका बनता हुआ। मार्केट ब्रेथ 3 में से 2 स्टॉक ऊपर, तो मजबूत इक्वेशंस आखिरी मिनटों में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और अच्छी खरीदारी के साथ कारोबार होता दिख रहा है। एक छोटे सेक्टर में और एक्शन अच्छा दिख रहा है, और शुगर शेयरों का। अब आप देखिए शुगर शेयरों में भी अच्छी मजबूती होती दिख रही है। धामपुर शुगर एक स्टॉक है जो मेरी लिस्ट में आ रहा है, आखिरी मिनटों में दिन के हाई पॉइंट पर 8% ऊपर जाकर धामपुर शुगर बंद होता हुआ दिख रहा है। बजाज हिंदुस्तान देखिए ऊपर है, बलरामपुर ऊपर है, धामपुर आखिरी आधे घंटे का एक्शन है, पर देखिए पूरा का पूरा धामपुर शुगर में, शुगर शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हो रही है। उत्तम, धामपुर, बजाज, बलरामपुर, त्रिवेणी, द्वारिकेश, ये 5-10% से कम तो बढ़ते ही नहीं है। मतलब जिस दिन चलेंगे 5-10% गिरेंगे, 5-10% तो मुंह बड़े आते हैं। चलिए, बड़े मुंह का दिन आज रहा बाजार में, खासतौर से मिड कैप शेयरों के लिए 1% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स बंद, प्रोविजनल क्लोजिंग सेंसेक्स में 29,400 के पार, निफ्टी में 9,135 के आसपास 30 अंकों की मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ी सी कमजोरी के साथ बंद हुआ 21,500 के लेवल पर, लेकिन इतना बुरा नहीं। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी कमजोरी के साथ क्लोजिंग जरूर हुई, वो भी तब जबकि ICICI और यस जैसे दिग्गज इतनी कमजोरी के साथ बंद हुए, उसके बावजूद बैंक निफ्टी की कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं है, प्रदीप, कम से कम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, और काफी इंपॉर्टेंट चूंकि सपोर्ट लेवल था वहां से बाउंस हुआ, जैसे कि कल भी हम क्लोजिंग के समय बात कर रहे थे, तो 21,400 इसने होल्ड किया, वहां से बाउंस किया, ये अच्छी खबर है। वागले साहब, दोनों क्लोजिंग अगर आप देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की,
कैसी लगती है आपको? प्रदीप, निफ्टी में तो मैं पॉजिटिव हूँ ही, बैंक निफ्टी में मैं निगेटिव नहीं हूँ, लेकिन दोनों के बीच में मैं ज्यादा पॉजिटिव निफ्टी में हूँ। बैंक निफ्टी हल्का सा थोड़ा सा लैगार्ड मैं कहूंगा, लेकिन वीक नहीं है। इट विल मेकअप सूनर देन लेटर। और मुझे लगता है अभी 9200 बॉटम तो बन चुका है इंट्राडे एक दो दिन का, और कल मुझे लगता है 9200 के पार हम जाना चाहिए। जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर्स आवरली चार्ट्स में दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है 92-9230 हम कल ही जाने चाहिए। और इंडिविजुअल स्टॉक्स भी कोई खराब नहीं लग रहे, तो ऐसे कोई पैटर्न्स नहीं है जहां पर सेलिंग का क्लियर व्यू है। तो इंटरेस्टिंग है। 9100 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में और 9200 पर है कॉल्स में, और ये 100 पॉइंट की रेंज बड़ी, हम कह रहे थे कि बस कश्मकश वाली है, रस्सा कशी होगी। और आज तो कम से कम ये कह सकते हैं कि इस बाजार में बुल्स का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि 9100 के नीचे एक भी बार फिसलने नहीं दिया उन्होंने बाजार को। तो बुल्स 9100 के नीचे बंद नहीं होने देंगे और बेयर्स 9200 के ऊपर, हाँ, ऐसा लगता है। तो अच्छी बात है। फिर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का जो एक्शन चल रहा है, हर रोज आधा % 1% ऊपर वही चलता रहेगा। और आज शायद नहीं होता, लेकिन एनएसए ने 16 और स्टॉक्स की घोषणा कर दी कि भाई चलिए 28 अप्रैल से अब ये वायदा कारोबार में शामिल होंगे, और उन्हीं शेयरों ने मूड बना दिया। फिर सेक्टर स्पेसिफिक खबरें तो आती है। एविएशन सेक्टर्स ने आज बाजार का मूड बनाया। शुगर शेयरों में तेजी होती हुई दिख रही है। कल होटल जैसे चल रहे थे, तो आज शुगर का नंबर आ गया। तो कुछ न कुछ इस बाजार में। सीमेंट देखिए क्या एक्शन होता हुआ दिखा। और वागले साहब, सीमेंट आपको याद है स्टॉक? सुबह सुबह आपने कौन सा रिकमेंड किया था? इंडिया सीमेंट जो पोल किया था, हाईएस्ट लेवल 240-250 के आसपास के जो आ रहे थे, देखिए स्टॉक बंद हुआ है 9% ऊपर जाकर। आज क्या जबरदस्त तेजी हुई है। अनिल जी, बिल्कुल। और आपने जो उसके बारे में न्यूज बताई थी और जो टारगेट्स बताए थे, तो मुझे लगता है ये तो शुरुआत है मूव की। और पोजिशनल के मूव के तौर पे अगले 3 से 4 दिन में भी मुझे लगता है ये 215-220 तक जाना चाहिए। आपने कुछ 415 वो बोला था 6-8-10 महीने का, वो तो होगा, वो अलग बात है। लेकिन एज अ ट्रेडर फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज, मे बी नेक्स्ट वीक, आई थिंक ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। ओके, 215-220 के टारगेट अभी 450 का टारगेट के साथ एक रिपोर्ट आई है आज फिलिप कैपिटल की। ओके। तो इसलिए सुबह जब हम शो कर रहे थे, तो हम 4-5 एक्सपर्ट से मैंने सबसे पोल करवाया था कि सबसे बड़ी एग्रेसिव कितना बड़ा टारगेट आप दे सकते। तो 240-250 का आया था वागले साहब का, रजत सर का, तो ये टारगेट निकल कर आया। लेकिन त्रिनेत्रा के साथ जो इनका मर्जर अप्रूव हुआ, उसके बाद ब्रोकरेज हाउस बड़े बुलिश होते हुए दिख रहे। तो आज इंडिया सीमेंट के दौड़ लगाने के पीछे ये बड़ी वजह है। चलिए, वक्त है आप सभी से विदा लेने का। राजेश जी, वागले साहब और साथ ही जय ठक्कर साहब, आप सबका शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। और वक्त है स्टॉक 2020 के शानदार रिजल्ट का। देखिए, नीरज को फायदा तो मिला है, हालांकि हेमंत ने भी अच्छी कमाई की है। रोज फोटो फिनिश हो रहा है मामला एकदम। बिल्कुल, आज हालांकि बढ़त अच्छी है नीरज की, हम कहेंगे। और अगर एक स्टॉक में 20% का सर्किट लगाया हो जाए भारत मारुति, तो उसका असर तो आपको दिखेगा ही। देखिए आपके सामने। इसके अलावा सन टीवी, EIL और नोसिल, ये कुछ और स्टॉक्स जिन्होंने तेजी की। ये बल्लेबाज थे और बल्लेबाज ही हावी हैं हेमंत की टीम में भी, और सभी मिलकर रन बना रहे हैं। NBFC बल्लेबाज स्टॉक वही है जो 28 तारीख से शामिल होने वायदा कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोला था हेमंत जट को ज्यादा पीछे नहीं रहेंगे। देखिए बराबरी का मामला दिख रहा है। NBCC, बलरामपुर चीनी और MRP लिए नई सीरीज में वायदा कारोबार में शामिल होंगे। और कोहिनूर फूड जो लगातार चावल के स्टॉक से मजबूत होती दिख रही है, यहाँ पर भी खरीदारी साफ होती दिख रही है। तो फाइनली बाजार ने दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ दी है क्लोजिंग। बैंक निफ्टी जरूर 21,500 के आसपास बंद हुआ है, लेकिन बाकी बैंकों को छोड़कर चौतरफा खरीदारी। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट स्टॉक। नमस्कार।